मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सबरंग विद जावेद काजी। जी वेलकम टू द प्रोग्राम। और बड़ी माजरत चाहते हैं जब लाइव प्रोग्राम होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं हो जाती है। बहरहाल आज का जो प्रोग्राम है वो एक तो हम डिस्कस करेंगे जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है उसके हवाले से। सदर जो बाइडेन जो हैं उन्होंने वहाँ का विज़िट किया और उन्होंने कुछ और अरब ममालिक के जो लीडरान हैं उनसे भी मुलाकात करनी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और वो वापस अमेरिका चले गए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास पर इजलास हो रहे हैं, लेकिन जंग बंदी की तरफ कोई पेशकदमी जो है वो नहीं हुई। हालाँकि एक रिपोर्ट में यहाँ तक भी कहा गया है, अक़वाम मुत्तहिदा में ये रिपोर्ट भी पेश हुई है कि इज़राइल ने अस्पतालों पर जो बमबारी की है, उसने वॉर क्राइम्स जो है वो कमिट किए हैं, लेकिन इस पर भी सब खामोश है। इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो शुहदा हैं फ़लस्तीन के, वो 3,900 तक तादाद पहुँच गई है और तकरीबन 14,000 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि इस जंग का नतीजा क्या निकलने वाला है, कभी ये थमेगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, हमारे मुल्क में नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी आमद-दामद है और इस्तकबाल के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया नून लीग वालों ने। यहाँ तक रिपोर्टें हैं मुबैना तौर पर कि 1 अरब से ऊपर तक अब तक का जो खर्चा है वो इन्होंने कर दिया है और उसमें यहाँ तक किया गया है कि तैयारों में फूल जो हैं वो ऊपर से नीचे नछावर किए जाएँगे। जनाब नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर जो नछावर करेंगे वो। लेकिन लगता है ऐसे है कि पता नहीं कौन-सी ये जो जंग है वो जीत कर आ रहे हैं या कौन-सा मार्का जो है वो मार कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इनके जो बाकी रहनुमा हैं वहाँ पाकिस्तान में, वो ये कर रहे हैं कि मोटरसाइकिलें जो हैं 125 होंडास जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को ताकि लोग जो हैं वो मीनार पाकिस्तान आएँ। इसके अलावा बिरयानी और बहुत कुछ। और यहाँ तक कि कुछ एक इनके कारकुन हैं, रहनुमा कह लीजिएगा, उन्होंने कहा है कि जी जन्नत के सर्टिफ़िकेट जो हैं वो भी हम देंगे। लेकिन ट्रेनें जो हैं हमारी पाकिस्तान में, उन पर भी इश्तिहारात जो हैं वो लगा दिए गए हैं। लेकिन एक और बड़ी नई बात हो रही है वो ये कि रेंट ए कार तो आपने सुना होगा, लेकिन रेंट ए क्राउड के बारे में हमारे एक साथी हैं, उन्होंने व्लॉग में क्या कहा ज़रा सुनिएगा। अच्छा जी, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताऊं। रेंट ए कार तो हम सुनते थे, ये क्योंकि किसी जलसे से ये मुतालिक है, लेकिन रेंट ए क्राउड जो है ये मैं आपको इसकी तफसील बताता हूं, आप परेशान हो जाएंगे कि एक फॉर्म जारी किया है नून लीग ने अपने जो उनके उम्मीदवारों जो हैं उनकी असम्बलियों के या जो ख्वाहिशमंद हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब आप ये फॉर्म है और इसमें आप गाड़ी जो रेंट करेंगे ना लोगों को लाने के लिए जलसे में, ड्राइवर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, गाड़ी का नंबर, गाड़ी में मौजूद वर्कर्स की तादाद, ये आपने उस फॉर्म में भरनी है। और जनाब ये मोटरवे पर, रिंग रोड पर, टोल प्लाजा जो हैं उन पर नून लीग की टीमें बैठी होंगी और वो जो भी आने वाली गाड़ी होगी जो नून लीग की होगी उनके पास ये फॉर्म होगा, वो ये फॉर्म उनको देंगे और वो जो पार्टी है वो ये बंदे गिनेगी, वो जो टीम है, और वो गिनती जो है अब जिस जिस उम्मीदवार की जितनी गाड़ियां हैं उसका भी रिकॉर्ड उनके पास आ जाएगा। और टेलीफोन ऐप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पहले काम कर रही है। जी, टेलीफ़ोन ऐप जो हैं वो भी बना लिए गए हैं, क्योंकि इसका ऐलान तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले किया था। लेकिन जो मैंने बात की थी जन्नत के हवाले से, जन्नत के सर्टिफ़िकेट के हवाले से, वो छोटा-सा एक क्लिप है, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन इसके बरक्स अपोज़िशन जो है, उन्होंने भी कुछ कहना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। लेकिन एक उलमा है, उन्होंने कहा है कि जो वहाँ जलसे में जाएगा, वो जहन्नमी होगा। बहरहाल ये सोशल मीडिया का दौर है और बड़ी जंग जो है वो इस पे चलती हमारी है। पार्टी पे बहुत मुश्किल वक्त आ गया था, तो कुछ लोग फिर ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे जैसे इकट्ठे हो गए।
तो मैंने उन्हें कहा, मैं वो सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो उस नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत पे जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत पे जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है, तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस मार्च को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। ये इनके एक एमएनए थे जनाब असद और रहमान साहब, वो जन्नत के सर्टिफिकेट जो है वो बांट रहे हैं। बहरहाल हमारी अदालतें जो हैं उनका भी क्या कहना है कि उन्होंने ही नवाज शरीफ साहब को मफरूर करार दिया गया था और उनकी जो प्रोटेक्टेड बेल है वो चंद मिनटों में मंजूर कर ली है। ये भी हमारे मुल्क में होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उनका सिलसिला जारी है और अब एक इंटरव्यू और आ गया है शेख रशीद साहब का, और वो भी जितने सवालात थे एंकर के लिए वो भी लिख कर दिए गए और जितने जवाब थे वो भी शेख साहब के लिए लिख कर दिए गए। ये देख लीजिएगा मेज के सामने, मेज पर इनके सामने जो पेपर है वो पड़ा हुआ है इस हवाले से, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा खेली, बुरा नहीं, 62 रन से हार गई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उनको एक बहुत बड़ा टारगेट दिया था 367 का, लेकिन हमारी टीम जो है वो 305 बनाकर आउट हो गई। लेकिन अगर स्टार्टिंग में एक कैच ना छूटा तो शायद ये मैच हम जीत सकते थे। बहरहाल एनीवे, ये देखिए अब आगे जो वर्ल्ड कप है उसमें मैचों का क्या सिलसिला बनता है, हमारी टीम कहाँ तक पहुंचती है। हमें इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और बड़ी नजर रखते हैं सियासत पर, उनको हम वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम काई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम निकालने का, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम बात करेंगे फलस्तीन के हवाले से। सदर जो बाइडेन वहां पर गए, लेकिन हमारे किसी इस्लामी जो मुल्क हैं उनमें से किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो भी फलस्तीन की तरफ रुख करें या कोई ऐसा सख्त बयान दें। तो क्या कहेंगे आप इस पर कि ये जंग किधर जाती नजर आ रही है आपको? पहली बात तो ये है कि आपके हर दिल अजीज महबूब लीडर जो है नवाज शरीफ साहब, वही सऊदी अरब में ही थे जिस वक्त ये आमद जामद शुरू थी, तो वहां उनको चाहिए था कम से कम फलस्तीन के बारे में एक स्टेटमेंट देते। वो अपने आप को एक समझ रहे हैं कि जी मैं फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर हूँ और बल्कि मैं एक तरह का नॉमिनेट हो गया हूँ, बस सिर्फ हलफ उठाना है। तो वहां पे उनको बात करनी चाहिए थी फलस्तीन के बारे में। उनको सऊदी अरब के जब शाह ने और उनके एमबीएस ने ये बात की है कि जी जब तक इसराइल का मसला, फलस्तीन का मसला सॉल्व नहीं करता इसराइल, उस वक्त तक ये 2 नेशन थ्योरी वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि जी वो 2 रियासतों का जो कयाम है वो जब तक नहीं होता उस वक्त तक ये इसराइल के साथ नॉर्मलाइज नहीं हो सकते हालात जो है। यमन ने भी इस तरह ऐलान किया है और ईरान ने भी ऐलान किया है, बस ऐलानात तो कर रहे हैं। तो मेरा ये भी तो ख्याल है कि शायद वहां पे इन ममालिक में जाने का कोई ऐसा फायदा नहीं होगा। इनको जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस थी वो हायर लेवल पे बुलानी चाहिए, जबकि ये मिनिस्ट्रियल लेवल पे हुई है। और जो अपनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज हैं वो यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से करनी चाहिए थे। अब वहां पे रशिया ने करारदाद पेश की थी जिसको वो जो रिजेक्ट हो गई है करारदाद, जी वो रिजेक्ट हो गई है। तो वहां पे उनको चाहिए था कि इसमें डिप्लोमेसी करें। चाइना, रशिया और पाकिस्तान तो कर रहे हैं, लेकिन ये 2 बड़ी कंट्रीज जो हैं जो P5 कंट्रीज में शामिल होती हैं, ये 100% जो है इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। ये नहीं कि जी वो कोई फलस्तीन मुसलमानों के हवाले से बात कर रहे हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि शाम में रशिया के इंटरेस्ट हैं। दूसरा ये जो मिस्र है, ये सारे ब्लॉक जो बनता है
ये नहीं चाहते जो बाइडेन को दिया, और फिर कुछ उन्होंने कोल्ड शोल्डर भी शो किया है अरब ममालिक ने जो बाइडेन को, और एक दो मीटिंग्स कैंसिल भी हुई हैं। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना कि हमास और ये हिजबुल्लाह, ये जब तक इनको हम तहस नहस नहीं कर देंगे, नेतन्याहू तो वार क्राइम्स में इन्वॉल्व है। फिर वहां पे अब हिटलर की जो बात करते हैं कि जी उसने इतने बंदे मारे थे और कुछ छोड़ दिए थे, वो आज बातें याद आती है ना कि यहूदियों को मैंने क्यों मारा था, इतने इस तादाद में चैम्बर्स में मारा था, ये हॉलोकॉस्ट वाली बात। अब देखें ना कि यहाँ पे ईरान जो है वो थोड़ा सा स्टैंड लिया है, और उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है, यानी ये CIA और जो मोसाद के लोग हैं कि ये जो हिजबुल्लाह को, अल फतह जो है या दूसरी हमास जो है, इनको ईरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, और इसमें शाम भी शामिल है और दूसरे, लेकिन ईरान ज्यादा है। तो उसमें एक और आज की वो बात है कि ईरान के पास कुछ ऐसा मिसाइल हैं, और यमन के पास भी हैं, जो 1000+ किलोमीटर तय करके अपना हिट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमास ने पहले हमला जिस दिन पहले दिन किया था, वो तमाम जो क्या आयरन डोम और वो जो इनके डिफेंस सिस्टम थे इसराइल के, वो बुरी तरह नाकाम हो गए थे, और ये कोई मैन मेड थे, ये कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो रखते नहीं थे हमास की। अब जो है आपने जो 3500 बताई, ये तादाद 4500 तक पहुंच गई है, क्योंकि लास्ट इंफॉर्मेशन, हाँ जी, लेकिन यकीनन इससे ज्यादा ही है। हाँ जी, इससे ज्यादा। अब क्योंकि हमारा जो एक्सेस है बड़ा मुश्किल है वहां पर, हमारे जो राब्ते होते हैं उनके साथ, क्योंकि एक्चुअल जो सिचुएशन है उसको समझना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि वहां पे जो आपको पता है कि जी 25-30 जो है वो सहाफियों को भी मर्डर कर दिया गया है, और उसमें वो नहीं देख रहे कि ये हलाल अहमद से ताल्लुक रखते हैं, ये रेड क्रॉस से ताल्लुक रखते हैं कि, और ये जो हॉस्पिटल्स हैं, 2 हॉस्पिटल्स को उन्होंने निशाना बनाया जिनमें 500-600 बच्चा मार दिया, फिर बाद में कहते हैं ये हमास ने अटैक किया था, हालांकि वो खुद एक्यूट भी किया था भाई। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने किया था, और फिर ये वार क्राइम्स में है, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा शोर मचा था ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी, और क्योंकि उनकी वीडियोस जो है, ऑडियो वीडियोस जो है वो रिलीज हो गई थी, पहले तो ये चीज नहीं हुआ करती थी। हाँ जी, ये मैंने भी वो किया था उस पे, ये बल्कि नेतन्याहू पे मैंने की थी, उसके कि तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, और ये तुम खुद वार क्राइम में मुलव्वस हो। तो ये उसने ब्लॉक भी किया था, खैर मैंने बाद में फिर ट्विटर ने मुझे रिस्टोर कर दिया था। लेकिन ये कहने का मकसद सर ये है कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, खास तौर पे जो हमारी OIC जो है, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्फ्रेंस जो OIC, तो वो अब एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ठीक है, वो अपने लेवल पे वो काम करते हैं। देखेंगे 1974 22 फरवरी को जुल्फकार अली भुट्टो ने लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस इसी तमाम जो दुनिया इस्लाम के जितने भी सदर थे, वजीर आजम थे, स्वाय शहनशाह ईरान के सब लोग वहां पे जमा किए थे लाहौर में। और उसके बाद फिर इसने जो हेनरी किसिंजर है, जो अभी भी जिंदा है, नाटा उटा 99 पे, तो उस वक्त वो वजीर खारजा था, उसने ये कहा था कि जी मिस्टर भुट्टो, आपको हम एग्जाम्पल बना देंगे और वी विल मेक यू एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री। और वो उसने बनाया, क्योंकि वो एटमी मिसाइल पर, न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उस पर भी काम कर रहा था जुल्फकार अली भुट्टो। और फिर अल्टीमेटली ये ऐसा हुआ, और उसके लिए भी आपको पता 9 सितारे जो थे उस वक्त नमूदार होते हैं, और सडनली वो निजाम मुस्तफा की तहरीक में बदल जाता है। हालांकि वो इलेक्शन में धांधली के वाले से बात हो रही थी, फिर वो अल्टीमेटली वो भुट्टो को फांसी हो गई थी, और उसके बाद ज़ियाउल हक, आपको बाकी चीजें पता है। उस OIC जो लाहौर की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। लेकिन ये जरूर बात हुई है कि MBS ने, जो शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान है, और उसने ये चीज स्टैंड लिया है कि अगर कल इसराइल ने गजा पर कब्जा कर लिया या जो फलस्तीन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि 10 लाख जो इधर से गजा से निकल जाएं और मिस्र में चले जाएं, हालांकि मिस्र ने भी सरहदें नहीं खोली और दूसरी कंट्रीज ने भी मतलब कोई इस तरह अप्रिशिएट नहीं किया उनको, तो वो वहीं मरे ताकि वहां पे, तो वो जो अगर गजा से वो निकल जाते हैं या वो फिर वापस लौटना तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, वो तो फलस्तीन की रियासत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए MBS ने ये स्टैंड लिया कि इस मसले को फौरी तौर पर सॉल्व किया जाए, और बाकी तमाम मुल्कों के साथ उसने मामलात को फ्रीज कर दिया। जो बाइडेन के साथ भी इसी तरह
उन्होंने सलूक किया। अब जब MBS की बात करते हैं तो इट मींस कि आपके तमाम अरब ममालिक, क्योंकि MBS लीड कर रहा है अरब ममालिक को, जो अरब वर्ल्ड हम जिसे कहते हैं ना, तो उसको वो लीड कर रहा है। अब ये सारा जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इसमें आपने देखना ये है कि चीन ने अभी आपके क्योंकि रशिया ने आपको पता करारदाद पेश की थी, तो चीन ने इनको बुलाया आपके काकड़ साहब को, हालांकि उसकी कोई औकात नहीं है इस तरह हमारे जो एक जो हमारा पार्लियामानी सिस्टम भेजा गया जी, उनको भेजा गया है और 4 दिन से वहां बैठा हुआ है, ठीक है ना। उसके साथ मीटिंग्स किया, इवन वहां प्यूटन से मिलाया गया, उसको कहा गया कि जी आप जो है, क्योंकि देखे ना CPEC का सबसे बड़ा दुश्मन तो यूनाइटेड स्टेट्स है, और जब से रजीम चेंज हुई है, उस रजीम चेंज के बाद यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे होल्ड होता हुआ हमें नजर आ रहा था, और ये बातें भी वहां पे हो रही हैं। उधर जब साइफर की बात होती है तो यहाँ पे साइफर की बात ये होती है कि वजीर आज़म को अंदर करो, उसने कोई लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन की है। तो अमेरिका के अंदर ये बात हो रही है कि जनाब आप दूसरे मुल्कों के में मुदाखलत कैसे करते हैं, साइफर से साबित हो रहा है। वहां पे ये तहकीक हो रही है कि दूसरी कंट्रीज को, यानी जो बाइडेन के मुखालिफ जो अपोजिशन है वो ये बातें कर रही है। अब हमारे यहाँ आप उल्टा, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है, जो एक चीज का इख्तियार रखता है कि हम डिसाइफर कर दें, तो वो डिसाइफर करने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार किया। वो यहां तक की बात की जा रही है कि शायद उसको उम्र कैद या सज़ाए मौत की भी दे दें। लेकिन अब डेवलपमेंट क्या हो रही है? डेवलपमेंट ये हो रही है, जो मैं ब्रेक कर रहा हूं आपको, वो ये हो रही है कि इसको 4 दिन से बुलाकर रखा हुआ। क्या ये नेल्सन मंडेला है काकड़ जो है? उसको कहने का मकसद ये है कि उसको बताया जा रहा है कि आप लोग ये जो हमास ने हमला किया, और दूसरा ये है कि उस रीजन के अंदर जो मामला हो रहे हैं, तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि CPEC जो चाइना का और हमारा रशिया का एक मुश्तरका प्लान अब बन गया है, और इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है। किन किन का? चाइना का, रशिया का, KSA का और ईरान का, ये आपस में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है। अब वो ये चाहते हैं कि इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, ताकि हमारा CPEC का रूट कामयाब हो, यहां से चले। और उस सूरत में वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और जो डिप्लोमेटिक जो उनके कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कंसर्न के लिए बात करे। जैसे कि अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें फर्स्ट टाइम जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ओपनली कंडेम किया कि फलस्तीन के ऊपर इसराइल की अग्रेशन, जो एक आई ओपनिंग चीज है, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है और स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी है रीजन के अंदर, कि आपने अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ आपने काम किया है, आपने, क्योंकि वो CPEC के खिलाफ और फलस्तीन की तो हमायत में ऐसे ही है जैसे आपने अमेरिका के खिलाफ आपने कोई स्टेटमेंट दी है। तो दूसरी तरफ आप ये देखें कि यूक्रेन का जो मामला चल रहा था, जिसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी अमेरिकन इंटरेस्ट की वजह से, तो वो मामला ठप हो गया है, क्योंकि सारी तवज्जो अब इसराइल को बचाने के चक्कर में वहां पे लग गई है। तो ये बात भी काकड़ को, अभी तक जब तक आपसे बात हो रही है, वो काकड़ वापस नहीं आया। आज सिंकियांग में यूनिवर्सिटी में था, यानी 4 दिन उसको स्टेट प्रोटोकॉल दिया था, तो उसको प्रेसिडेंट ने बुलाया था, चाइना के प्रेसिडेंट ने, वहां पे प्यूटन से भी मुलाकात करवाई गई, ठीक है ना। और दूसरे जो है वो लोग, उनसे उनके जो हम रीजन के जो दूसरे लोग हैं, उनको भी मुलाकात करवाई गई। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि एक तो ये डेवलपमेंट होती नजर आ रही है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक जो कंसर्न्स हैं, वो अब इस ब्लॉक ने भी तवज्जो देनी शुरू कर दी है, चाइना और MBS जो वर्ल्ड को कर रहा है। अब इसमें देखें डेवलपमेंट क्या हुई। जी सर, ये जो सामने एक टिकर भी है, रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली फौज की जानिब से गजा में सेहत के सहूलत मराकज पर 59 हमलों के सबूत मौजूद हैं, इसके बावजूद भी दुनिया खामोश है। सर अभी आपसे जब बात हो रही थी, इन्होंने जो कैंप्स हैं उनके ऊपर 500 बच्चों, जिसमें मैंने कहा ना कि 500 बच्चे शहीद किए हैं, जो उन्होंने पनाह ली हुई थी, जिसको UNO जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है। तो मैं जो बात करने वाला था वो ये है कि अभी जब आपको थोड़ी देर पहले मैं ब्रेक कर रहा हूं न्यूज के जनरल आसिम मुनीर ने ये जो कमर जावेद बाजवा है उसके जो समधी हैं, जो साबर मिठू, जिनके ऊपर इल्जाम ये था कि 6 अरब रुपए जनरल बाजवा की बेटी को दिया है उसने, उसके खिलाफ जनरल आसिम मुनीर ने बाकायदा एक इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया। ये इतनी बड़ी चेंज थी कि ये मिलिट्री की तरफ से उन्होंने ये अनप्रेसिडेंटेड है, ठीक है ना। यानी वो जो अमेरिकन इंटरेस्ट जिन्होंने यूक्रेन की हिमायत वगैरह की थी,
अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये केस FIA के सुपुर्द कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो ये इसका मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कल जो मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं, ठीक है ना, वो इसी पर मैं आ रहा था फिखर भाई, इसी पर मैं आ रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो तशरीफ ला रहे हैं, उनको जो उनका जो इस्तकबाल है उस पर मुबैना तौर पर यही खबरें आ रही हैं कि 1 अरब से जायद का खर्चा जो है वो उन्होंने कर दिया है। और जैसे आप जानते हैं, क्लिप में भी मैंने इंट्रो में चलाया था कि जन्नत के टिकट और मोटरसाइकिलें और बिरयानी और वगैरह वगैरह, और इसके अलावा अब तो तैयारों से, जहाजों से फूल भी बरसाए जाएंगे। वो गाना है ना, बाहरों फूल बरसाओ, यहाँ तो बारो बम बरसाओ मेरा महबूब आ रहा है। यहाँ तो वीलॉग्स में लोग कह रहे हैं त्यारो फूल बरसाओ, लुटेरा वापस आ रहा है। मुबैना तो यही सोशल मीडिया पे चल रहा है। जी, तो आज क्या कहेंगे, हमारी जो अदालतें हैं सर, उनको भी तो सोचना चाहिए कि उन्होंने खुद एक शख्स को मफरूर करार दिया और फिर जमानतें 5 मिनट में हो गई। सर मैं जो फील कर रहा हूं, मैं मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मैं जो समझ रहा हूं, ठीक है, ये मैं ब्रेक कर रहा हूं, ये किसी ने बात नहीं की हुई। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को ट्रैप किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है ना। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तो बेशक वो त्यारे से बम गिराएं या फूल बरसाएं या गोभियों के फूल बरसाएं, वो सारा ड्रामा होगा, क्योंकि ये डिमांड कर रहे हैं कि अब जाहिर है कि इस किस्म के जब मामलात होते हैं, मसलन एक बंदा जो है वो मसलसल हार रहा है लेकिन साथ वो चाहता है कि यार मेरे गोल्ड मेडल नजर आने चाहिए, तो आप एक जाली किस्म की तंजीम को कहते हैं कि यार मैं स्पॉन्सर करता हूं, तुम मुझे बुलाओ और मैं जनाब मुझे गोल्ड मेडल दो, बाकी ये पैसे पहले ले लो। तो मियां साहब जो उनकी पूरी कोशिश ये है कि वो फूल भी बरसाएं। ये इन जहाजों के जरिए बेनजीर की फेक नंगी तस्वीरें भी गिराई गई थी। ये वही मतलब जहाज इन्होंने हायर किए। आप मुझे बताएं कि ये इस किस्म के मामला 2023 में वो आप जो जिन्होंने फतह किया था पाकिस्तान को, जो मानक शाह कुब्बा जनरल होता था 1971 में जब पाकिस्तान टूटा था, उसने कभी ये बात नहीं की कि जनाब मैंने पाकिस्तान जो वापस आया था वो नॉर्मल तरीके ऐसा है। उन्होंने कहा इट वाज योर ड्यूटी, इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो उसको ये करने किया। तो ये क्या काम करके है कि 4 साल का भगौड़ा है, 4 साल से वो इधर आके देन सो व्हाट, जब वो इधर आएगा तो उसको पता है कि उसके केस खुले हुए हैं। अब 8/7 उसकी नाअहलियत भी खत्म नहीं की, 8/7 के अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो अब जब सिनेरियो ये डेवलप हो गया है ये मियां साहब के हवाले से कि जी मियां साहब जो हैं यहाँ पे अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं आ सकते, या उनके पीछे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद अब नहीं होगी, क्योंकि उसका ये जनरल बाजवा के खिलाफ जो कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है वो एक तरह की इंडिकेटर है इस बात का कि जनाबे वाला जो आप डिमांड कर रहे थे, वो डिमांड जो है वो हमारी तरफ से जो उसकी करप्शन के बारे में, आपको याद होगा नसीम जोरा ने और हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा था कि हमें इन्होंने बुलाया था जनरल बाजवा ने, और जनरल बाजवा ने कहा था कि पाकिस्तानी फौज जो लड़ नहीं सकती, और इस पर कहा था हमने, यानी नसीम जोरा भी ये कहती है उस प्रोग्राम में कि भाई इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, ये तो मोरल डिमोरल करने वाली बातें हैं। तो अब जो मियां साहब आएंगे, आप सोच लीजिए कि इनका फड्डा होना ही होना। सूरत क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि जनरल आसिम मुनीर ने मतलब डंडा पकड़ा, जो डंडा सागदार कहता मैंने पकड़ा, उसने डंडा ले घुमाना शुरू किया, 50 रुपए डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत बढ़ गई और डॉलर गिर गया, ठीक है ना। अब ये दूसरे जो 40 रुपए पेट्रोल भी कम कर लिया उन्होंने, जो वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट करे। इस सूरत हाल में मुझे आप ये बताएं, अब मैं सब्जियां को उनका मुआयना भी करके आया हूं, वो भी गिरना शुरू हो गई हैं, ऑयल का रेट गिरना शुरू हो गया और दूसरे मामलात में। अब जब वो तशरीफ लाते हैं मियां साहब, मुझे ये बताएं कि उसको जनरल आसिम मुनीर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ वो एक लाइन वो उनको प्लेट में रख कर क्या ऑफर करेंगे कि तू साडा प्राइम मिनिस्टर है, तो फिर जो 15 महीने तू लुटिया मुल्क नू, तो ओदी कंटिन्यूटी तो इथों शुरू कर, जहां से डॉलर जो 350 से जा रहा था, मैं लेकर उसको 270 या 75 पे आ गया। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो मियां साहब को, अब दूसरा है कि जो वोटर कितना का आप जो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इसके लिए वो वोट इकट्ठे करके देगी।
वोट तो अवाम ने लेकर देना। अगर अवाम इन मेजॉरिटी निकल आती है तो मियां साहब ये 1 अरब रुपया जो उन्होंने किया है ना, और वो नाचने वाली भी वो की हुई है, बिरयानी भी आपको थी, कोरमे के लिए थी, मेरा एक और भी 2, मैंने कहा यार कम से कम कोरमा तो देख के आते हैं, खाते कहां से हैं। तो वो दूसरे जितने भी मामला है, जन्नत की टिकटें बढ़ती जा रही हैं ये। जी सर। ये इफ्तिखार भाई, सोशल मीडिया पे ये बातें बड़ी चल रही हैं जी, जी। कि आप जाएं जलसे जुलूस में जरूर जाएं इनके, खाना वाना भी खाएं और पैसे मिलते हैं तो वो भी लें, लेकिन वोट जो है वो लोग कहते हैं कि हमने खान को ही देना है। जी एब्सोल्युटली राइट, ये मैंने उस वाले से भी कहा है। तो वोट जो है वो नहीं देने को तैयार। मियां साहब ये समझते हैं ये 2017 का लाहौर है, जो मियां दे नारे बजणगे, आगे गंदी बात करते हैं, मैं वो बात नहीं करता। ये देख लें उनका ये जो ये आपके सामने स्टैटिस्टिक्स हैं, ये इन्होंने ये करवाए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स। 60+ की जो इमरान खान की जो है वो पॉपुलैरिटी, अभी वो अंदर उसकी ना तस्वीर आप दिखा सकते हैं, आई डोंट नो अकॉर्डिंग टू विच लॉ, उसकी जनाब आप नाम नहीं ले सकते, यानी इतने खौफजदा हैं। और उसके बाद एक अहम बात यह है, मियां साहब के लिए लकूना छोड़ा हुआ है कि ये जो इनको बेलें दी गई हैं अबूरी जमानत, उसमें एक है कि जब अबूरी जमानत लेनी तो जो 24 तारीख को इन्होंने कोर्ट में सामने पेश होना है और वहां पे उनकी अबूरी जमानत कंफर्म होगी, उनके दलाइल सुनकर उनके वकील। अगर उनकी अबूरी जमानत, उसके लिए मियां साहब को भी पेश होना पड़ेगा। अगर वो अबूरी जमानत फर्ज करें कैंसिल हो जाती है तो मियां साहब जेल में जाएंगे। तो ये भी इनको खदशात मौजूद है अपनी जगह। तो देखना ये है कि काकड़ साहब जब आज रात या कल वापस आते हैं तो वहां से रशियन लीडरशिप और चाइनीज लीडरशिप से क्या पैगाम लेके आते हैं, क्या, क्योंकि इस हमास के मामलात के बाद इसराइल को जो कहा जाता है कि तस्लीम करने के लिए नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल को इस हैसियत में नवाज शरीफ तस्लीम करने की कोशिश करेगा या कोई मामलात को सुधारेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा इफ्तिखार भाई, ये एक और आपने ट्वीट भी किया है कि बाजोड़ में नारे लगे हैं इमरान खान के, और उस पर एक FIR जो है वो भी दर्ज हो गई है। जी सर, बिल्कुल FIR एक दर्ज हो गई है कि वो बाजौड़ में, यानी इमरान खान का नाम लेना, आप शैतान इबलीस का नाम ले सकते हैं। वो दूसरा फिर वो जो प्लेइंग फील्ड है वो सबके लिए तो बराबर नहीं होगी ना फिर। नहीं, वो बात तो फिर इस तरह से तो वो खुर्शीशा सही बात करता है। बिलावल ने आज बात की है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इमरान तो ये लेवल प्लेइंग की बात ही नहीं करता। इमरान कहता फील्ड तो 2 लेवल है या नहीं है, ठीक है ना, तुम और फील्ड तो दो ना, मैंने फील्ड ही ग्राउंड ही नहीं तुम दे रहे, तो लेवल रहने दो, लेवल ਅਸੀਂ आप ही कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। वो इससे इतने ज्यादा खौफजदा है, उसकी तस्वीर नहीं आ सकती, उसका नाम नहीं आ सकता, उसकी शक्ल नहीं आ सकती। आप ये देखें कि साइफर किसी शहर के सेंटर में जलसा भी नहीं होने देते। आप बिल्कुल जलसा नहीं हो सकता। आप मोची दरवाजे में कर लें, अंदर जाके कर लें, उसकी वीडियो नहीं बनेगी, उसका ये नहीं होगा। आप मुझे हाउ लॉन्ग आप किसी खुद ही नहीं कि वो 60-62, मेरे हिसाब से ये बहुत कम इन्होंने लगाए हैं। ये 80% से ज्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी, और ये कितनी देर छुपा लेंगे। अब देखें वहां पे जो रशियंस ने काकड़ को ये बात कही है, रशियंस ने भी और चाइनीज ने, कि आप अगर अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक, क्योंकि वो कॉरिडोर खोलना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का भी, तो उसके लिए आपको मुआशी स्टेबिलिटी चाहिए। अगर मुआशी स्टेबिलिटी उस वक्त आती है जब आपकी पॉलिटिकल और लॉ एंड ऑर्डर की स्टेबिलिटी होगी, और इसी सूरत में ही काम होगा। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सर कब आती है? जिस वक्त आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे और ट्रू लोग हैं वो मामला ताकि तय करें। तो ये जो बात अगर काकड़ साहब लेके आ जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि उस दिन के बाद नवाज शरीफ साहब के लिए बैड डेज अहेड होंगे, और वो उन्होंने लाजमी तौर पे कोशिश करनी है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर ने शुरू की हुई है उसको टेक ओवर करें एज ए प्राइम मिनिस्टर। इकोनॉमिक पॉलिसी उसके लिए उन्होंने इसहाक डार रखा है। ये 16 महीने जो इसहाक डार ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उसको प्रेजेंटली तो आसिम मुनीर ठीक किया, डंडे के साथ किया, ये जैसे भी किया, डॉलर को उन्होंने कम तो किया है, उन्होंने करके दिखाया ना, बेशक वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये डंडे से किया। ये डंडा उसको भी फराम किया गया था इसहाक डार को, कि तू जब उतरा था कि $2 नीचे, बाबर इफ्तिखार बड़ी तारीफ कर रहा था, कोर कमांडर जो आजकल कराची की है, ठीक है ना, कि जो वो भी कम होना शुरू हो गया, फलां हो गया। तो इस सूरत हाल में आप वो जनरल आसिम मुनीर जो मामलात को तय कर रहे हैं इस वक्त इकोनॉमी के, वो कभी भी नहीं चाहेंगे
आप देखें ना स्टॉक एक्सचेंज जो है 2-3 दिन से अचानक वो उबरना शुरू हो गई है, ठीक है ना, उसने इंडेक्स पास करना है। अच्छा इफ्तिखार भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज जो हैं इनका सिलसिला जारी है और बड़ी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर भी कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ये बात तो ये भी लिखा गया है कि अगवा बराए इंटरव्यूज, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अवाम है हमारी, इसको अदारे बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये जो कुछ करते हैं, अगवा हो गए जी, फिर गायब हो गए, फिर इंटरव्यू आ गया, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है? मेरा एक ख्याल था, मैं समझ रहा था, मेरी 2 टीवी के सीनियर एंकर से भी बात हुई है, उनके ओनर से भी एक से ओनर से भी बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि जो टीवी हो ये पीटीवी के अलावा भी, बाकी पीटीवी को तो देखता ही कोई नहीं है ना, ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं इनकी 60% व्यूअरशिप कम हो गई है ये 15 महीने से अब आगे। और जहां तक इसकी कुछ व्यूअरशिप थी, ये जो जब पहला निकला था उस्मान डार का इंटरव्यू, उसके बाद थोड़ी सी उसकी थी सदाकत अब्बासी की। आज शेख रशीद जो इनसे बड़ा लीडर है, इनसे बिना वो सब कुछ था कि जो उसके व्यूअरशिप ना होने के बराबर है, ठीक है। अब मनीफ रूह को लिया गया, पहले उसको लिया गया कामरान शाहिद को, वो डांस करता हुआ आता है, उसकी अम्मी रो रही है, फलां कर रहा है, ओ जनाब वो कामरान शाहिद के घर में निकल आया। तो वो दूसरा जो सदाकत जो है वो आप देखें, वो पहले माँ के साथ लिपट लिपट के रो कैसे गया था, वो कहता है मैं जरा वांडे गया ऐसी सैर करने गया, बराबर। दिस इज अनदर स्टूपिडिटी। मेरे सामने जो शेख रशीद, आपको थोड़ी सी फनी बात लगेगी, उसने पूरी कोशिश की होगी कि भाईजान मैंने किसी मतलब कामरान शाहिद के घर ना निकालना, ये कभी किसी और मुनीब फरूक के निकालना ना, तो मुझे कम से कम मतीरा के अदाकार मतीरा के जो प्रोग्राम करते हैं घर से निकालना, नहीं मतीरा के घर से निकाले ना, कोई अच्छी कोई खतून का चेहरा नजर आए मुझे भी, और जाके पता चले कि शेख रशीद इधर छुपा हुआ था। वो तो कहता है वो चिल्ला काट रहा था, आप चिल्ला काटा। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है उसने, शेख रशीद ने, वो ये कहता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था इंटरव्यू जो लिख कर दिया, जो आप बात कर रहे हैं ना, को लिख के जिन अदारों ने दिया, वो साफ कह रहा था मुझे अदारों ने उठाया हुआ था, चिल्ला काट रहा था उनके पास, ये कागज आपने देख रहे हैं उनके सामने रखे हुए थे। उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि मैंने इन अदारों को कहा है कि जो 9 मई वाले जो हो गए हैं बच्चों ने जो हरकत की है उनको माफ कर दें। अब मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो सिलसिला चला है, खतीजा शाह की जमानत दे दी है उन्होंने, ठीक है, उस खतीजा शाह ने कहा कि आप जावेद सनम की जमानत हुई है, उसको फिर गिरफ्तार कर लिया, नहीं वो तो कर लिया सर, लेकिन खतीजा शाह का मतलब आप जब दूसरी दफा पकड़ेंगे, तीसरी दफा, लेकिन एक चीज तो जमानत उसकी हो गई है ना उस पर्टिकुलर में। अब जो दूसरी दफा पकड़ेंगे वो किसी और केस में पकड़ेंगे। जो ग्रेविटी थी 9 मई की वो रिड्यूस होना शुरू हो गई है जिस वक्त खतीजा शाह की जमानत हो गई है। देखे ना आप, जब आप लेके आएंगे उसको चलान पेश करेंगे, उस वक्त चलान पेश करने के बाद तो आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उस पर जिरा होगी आपके बंदे पर। अभी फिलहाल तो किसी पर जिरा नहीं हुई। अब दूसरी सूरत में कि 9 मई पर आपने ना कमीशन बनाया ना उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है। अब जब इन्वेस्टिगेशन नहीं, हालांकि चीफ जस्टिस के पास सुप्रीम कोर्ट, वो बंदियाल साहब रिटायर हो गए, उनको पास प्रेसिडेंट ने भेजा था रेफरेंस कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अब 9 मई वाला अगर वाकया इस तरह निकल जाता है और इस तरह की बात जिनके बारे में कहा जाता है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा था, अगर ये चाइनीज और रशियन, मैं इसलिए कह रहा हूं काकड़ का वेट करें, जब काकड़ वापस आ जाता है तो ये एक फ्यूटाइल एफर्ट होगी कि उनको रिटेन। मुझे जो शेख रशीद ने बात की है ये, क्योंकि उन्होंने लिख के दिया होगा ना सवाल कि आप ये करें कि उनको माफ कर दिया जाए। अगर हम ये अज्यूम कर लें, ये मुख्तलिफ हलकों ने सवाल भी लिख के दिए और जवाब भी लिख के दिए, तो लिहाजा हमें ये देखना होगा कि अगर ये इस किस्म का मैसेज जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया और उनकी तवज्जो या उनका जो ट्विस्ट है बिकॉज ऑफ हमास, हिजबुल्ला एंड इसराइल और फलस्तीन का, तो वो जो ट्विस्ट जो है वो जरूर कोई ना कोई बैलेंस करता हुआ नजर आएगा चाइना और रशिया और MBS के ब्लॉक की वजह से। क्योंकि चाइना और इसी तरह आपने देखा होगा कि वो
जो यूएई है उसने भी बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया फलस्तीन के हवाले से उनके खिलाफ। आपको पता होगा कि ये मिनिस्टर आ गए थे उधर इसराइल के, और ये बाकायदा उनके साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशन जो है वो खोल रहे थे, और उधर एम्बेसी भी खुल गई थी। लेकिन उसके बाद जो बाइडेन को कोर्ट छोड़ दिया। आपने देखा नहीं, अब ब्लिंकन को उन्होंने 8 घंटे बाहर बैठाया जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने, कि तू बाहर बैठ। यानी उसकी जो ह्यूमिलिएशन रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। कभी आज तक किसी शहजादे ने एक अमेरिकन वजीर खारजा को अपने दफ्तर के बाहर 8 घंटे नहीं उसको वेट करवाया। रात को उसको मीटिंग थी, सेट थी, और सुबह उसको जाके वो मिला। तो मैं ये समझता हूं कि सिचुएशन तब्दील होती नजर आएगी। मियां साहब जो हैं वो ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। ये बाज नहीं आ सकते एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री पर बराह रास्त जर्नैलों के ऊपर वो करते हुए, तनकीद करते हुए। इनके 5 आर्मी चीफ के साथ लड़ाइयां आपको पता है हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि ये बाज नहीं आ सकते, और ये क्योंकि चाह रहे हैं कि मरियम नवाज का कोई रोल हो। आप मुझे ये बताएं, मरियम नवाज ने अपनी जात पर 2 बंदे खड़े करके जलसे करने की कोशिश की, वो टोटली फेल हो गए हैं। अब 1 अरब देके, मैंने एक सजेशन इनको दी थी, एक मेरा दोस्त था नून लीग वाला, कि जनाब आप इस तरह बंदे इकट्ठे नहीं होंगे, आप आज तो 1 अरब खर्च कर रहे हैं, कल इलेक्शन के लिए फिर 1 अरब खर्च करेंगे, कितने अरब आप खर्च करते रहेंगे? एन वाला अरब भी खर्च करके देख लें, तब भी पैसे नहीं पूरे होंगे। आप अनाउंस कर दें कि इमरान खान की एक झलक एयरपोर्ट पर दिखाई जाएगी। मैं दावा करता हूं कि लाखों की तादाद में ऊपर से लैंड करें मियां साहब, इमरान खान की वहां पे झलक दिखाई जाएगी। तो मैं दावा करता हूं कि 10 लाख से कम बंदा उस झलक को देखने से कम नहीं आएगा। ठीक है इफ्तिखार भाई, आखिरी सवाल है। जी जमात इस्लामी के एक सेनेटर हैं, ये आप देख रहे हैं, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक सॉफ्ट मार्शल लॉ लगा हुआ है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, एक ये तो बात एतजाज एहसन ने भी कही है, और ये लतीफ खोसा भी बात कर रहा है। उनसे जब केसेस थे, 2 केसेस वैसे उन्होंने लगा दिए हैं चीफ जस्टिस ने, फायज ईसा ने, कि जो फौजी अदालतों का केस है, आपको पता है कि बंदियाल के अदालत ने उन्होंने फैसला नहीं किया था। दूसरा 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने का, तो वो मंडे से वो टेकअप हो गया केस। उसमें फायज ईसा खुद और तारक मसूद, जो कहा जाता है कि उनकी लॉबी के हैं जस्टिस तारक मसूद, वो नहीं है उसके अंदर। तो ये उन्होंने बेंच तश्कील दे दी है। और एजाजुल एहसन, जिसके बारे में मरियम ने कहा था कि इसको मतलब हम इसका ट्रायल करेंगे, और मियां साहब ने भी कहा था ट्रायल करेंगे, जिसके बाद उसको ठपा गया था, तो वो एजाजुल एहसन उस बेंच को हेड कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर वो क्योंकि फायज ईसा ने इससे पहले जो है वो फैसला कर लिया था, जब एपीएस में जो बच्चे शहीद हुए थे, तो उसमें फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फांसियां भी दी गई थी उनको। तो उसके बाद इवन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की थी, वक्त गुजरने के बाद उन्होंने अमेंडमेंट को भी कैंसिल किया कि बस बहुत हो गया है, आप सिविलियन का ट्रायल कर ही नहीं सकते इवन अमेंडमेंट्स के बाद भी। तो लिहाजा अब मैं ये देख रहा हूं कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी इस तरह हो जाएगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें जो आप कर रहे हैं कि मार्शल्लाह लग जाएगा। मार्शल्लाह सर ऑलरेडी उन्होंने के आइन मुअत्तल है, ये दोनों बात कर रहे हैं कि आइन मुअत्तल हो चुका है। सरजमीन बेआइन वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो सरजमीन जब बेआइन होगा, तो जहां पर आपने 1971 में सरजमीन बेआइन ही रखा हुआ था ना, तो वहां पे आपने देखें कि वहां क्या हुआ था, सिलसिला क्या हुआ था। अब इस तरह के मामला जब आइन एग्जिस्ट ना करता हो, तो वहां पे इस जो इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद जो तहरीकें होती हैं, वो रूट पकड़ना शुरू कर देती हैं। तो हमें ये देखना होगा क्या हमने आइन ही रखना है, बल्कि यहां तक बातें भी हो रही हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव मार्शल्लाह लगाने वाला होना चाहिए। वो फिलहाल ये भी बात हो रही है कि मार्शल्लाह वाला यार ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही वो मुल्क चलाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डॉलर को नीचे आ गए तो फला आ गया। तो ये मामला जो हैं आप ये भी देखेंगे कि आखिरी बात मैं कर रहा हूं कि मियां साहब जब समझ जाएंगे कि भाई वो ट्रैप हो गए हैं, तो ये तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो आपको बाज़ाहिर इमरान खान के खिलाफ नजर आती हैं, ये एक पेज पे नजर आती होंगे, क्योंकि इलेक्शन मुझे नहीं होते हुए नजर आ रहे। अगर इलेक्शन मुझे होते, इनको ट्रैप करके ही मियां साहब को लाया जा रहा होगा ना, तो वो इलेक्शन मुझे नहीं होते नजर आ रहे। और उस दौरान तो मियां साहब के मुकाबले में आसम मनीर साहब ने तो बेहतरीन परफॉर्मेंस शो की है। उन्होंने डॉलर, हमें नहीं पता वो किसने की है,
वो वर्दी में किया या बगैर सिविलियन ने किया, उन्होंने शो किया परफॉर्म करके। जी सर डंडा पीर होता है, बिगड़िया तिगड़िया। जी सर, वो डंडा पीर है। और दूसरी ये भी बात आखिरी के, वो जो आपको स्टॉक मार्केट उठती नजर आ रही है, अब लोग कहां पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्रॉपर्टी बंद है, मिलें बंद है, किसी जगह बंद है, सिर्फ एक ही वो चीज रह गई है कि हम स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अंदर अब जो लोग हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो सडन उसका राइज हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड राइज हुआ है। अब आगे देखते हैं कि कल मियां साहब आने के बाद ऐसा क्या बात करते हैं, क्या उनके साथ अदालतें वही सलूक करेंगी? लेने के लिए तो हम समझ रहे हैं कि वापस ले आ रहे हैं, तो क्या अदालतें वही सलूक करेंगे जैसे आम आदमी एक कन्विक्टेड, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये एक मुजरम को बाहर निकाल दिया गया, और मुजरम को जनाब बेलें इमरान खान के मुंह पे लगाते थे। प्रोटेक्टेड बेल जो है वो तो मिल चुकी है सर। अब तो वो जो जी सर, 24 तारीख तक, जिस बार 24 तारीख को अब देखना ये है कि वो बेल कंफर्म होती है या मेरे साथ वो जज का आके कहता है कि भाईजान इस तरह कभी होता नहीं है, अब पहले तुसी आप भुगतो, अपने पूरा केस लड़ो, उस तो बाद असी देखेंगे। अब 24 तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी यही था आज का सबरंग, और उम्मीद है कि बहुत सारी बातें आपने सुनी इफ्तिखार भाई से, और ये यहाँ तक भी वो कह गए हैं कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो बाकायदा बढ़ रही है, और नून लीग जो है वो इतने अखराजात करने के बाद भी क्या वो वोट हासिल कर सकेगी जो वो पहले हासिल किया करती थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इलेक्शन जब भी होंगे, चाहे वो जनवरी फरवरी में हो या कुछ ज्यादा देर उनको लगे अगले साल जाके आखिर में हो, लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे तो ये जो आवाम इस वक्त दबी बैठी है वो अपना गुस्सा जो है वो इलेक्शन में जरूर निकालेगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिएगा, और मैं तो हमेशा प्रोग्राम खत्म जब करता हूँ तो यही कहता हूँ कि आपकी जो वोट है उसकी बड़ी वैल्यू है, और आपको सोचना चाहिए कि हमने किसको वोट देना है और क्यों देना है। और जब आप वोट देंगे तो उसका ख्याल भी रखिएगा कि क्या वोट वहीं से निकल रही है जहां आपने दी है या किसी और डब्बे से निकल रही है। ऐसा होता है हमारे मुल्क में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।